अगर तुम्हारे पास हर दिन 3 लॉटरी निकालने का मौका हो और सबसे छोटा इनाम भी करोड़ों का हो, तो तुम क्या करोगे? मैं पूरी खुशी के साथ फिल्म की टिकट लेकर अपनी 4 साल की गर्लफ्रेंड लियू रुयान के पास गया था। मुझे लगा था वो खुश होगी, पर मुझे क्या पता था कि बदले में मुझे सिर्फ एक बेदर्दी भरा धोखा मिलने वाला है। मुझे लगा शायद उसकी तबीयत खराब है, पर उसने अगले ही पल जो कहा, उसने मेरे दिल को छलनी कर दिया। चेन फान, अगर तुम चाहते हो कि मैं साफ साफ कह दूं, तो ठीक है, सुन लो। अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। मेरा दिल ऐसा तड़प उठा जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। मैंने कहा, रुयान, हम 4 साल से साथ हैं। क्या मैंने तुम्हें प्यार करने में कोई कमी छोड़ी? लियू रुयान के चेहरे पर एक घटिया सी मुस्कान आ गई। वो इस सच्चाई को मानने को तैयार ही नहीं थी। उसकी आंखों में एकदम कड़कती हुई ठंडक थी। होश में आओ। मेरे आगे पीछे लड़कों की लाइन आगे वाले गेट से पीछे वाले गेट तक लगी रहती है। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे प्यार करूंगी? तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारा वो 2 कौड़ी का बैंक बैलेंस? ना तुम्हारे पास पैसा है, ना कोई पावर। अगर तुम शक्ल से थोड़े बहुत स्मार्ट नहीं होते, तो मैंने तुम्हें कब का लात मार दी होती। मैं फिर भी उससे भीख मांग रहा था कि मुझे थोड़ा और टाइम दे दे, पर वो बड़ी बेरहमी से हंसी। तुम्हें 3 साल दूं या 5 साल? तुम्हें पता भी है इस शहर में घर की कीमत कितनी है? तुम अपनी पूरी जिंदगी भी गधों की तरह घिस दोगे ना, तब भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तभी सूट बूट पहने वू हाइचाओ एक छोटा सा गिफ्ट बैग लेकर कार से नीचे उतरा। लियू रुयान तुरंत चहक उठी। हाइचाओ, मुझे ये बहुत पसंद आया। उस वू हाइचाओ के हाथ में सबसे लेटेस्ट फ्रूट बारा फोन था। इसके बाद उस वू हाइचाओ ने मुझे ऊपर से नीचे तक घमंड से देखा और मजे लेते हुए बोला, तो ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड चेन फान है? लियू रुयान ने मेरी तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। हाँ बेबी, हम खाना खाने चलते हैं, इस गरीब को छोड़ो। वू हाइचाओ ने बड़ी ही कमीनी हंसी हंसते हुए मुझ पर तंज कसा। देखा जाए तो तुम मेरे जूनियर हो। जब ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें कोई नौकरी न मिले तो मेरे पास आ जाना। मेरा नाम वू हाइचाओ है। मेरी फैमिली का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। इस सरेआम बेइज्जती पर मेरा खून खौल उठा। मेरे अंदर का सारा गुस्सा और आग भड़क उठी। लियू रुयान, एक दिन तू अपने इस फैसले पर खून के आंसू रोएगी। पर तभी आसमान से एक जोरदार बिजली कड़की। कानों के पर्दे फाड़ देने वाली भयानक गड़गड़ाहट के साथ मुझे लगा जैसे मेरे पूरे शरीर में 1000 वोल्ट का करंट दौड़ गया हो। अरे भगवान, वो साला कमीना उधर खड़ा है। तुमने गलत आदमी पर बिजली गिरा दी। अगले ही पल मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। आधी बेहोशी में मुझे अपने दिमाग में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, गॉड लेवल लॉटरी सिस्टम बाइंडिंग सक्सेसफुल। मैंने झटके से अपनी आंखें खोली और देखा कि मैं अस्पताल के एक कमरे में लेटा हूं, मतलब मैं मरा नहीं। तभी सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी, होस्ट को हर दिन 3 लॉटरी निकालने का मौका मिलेगा। सिस्टम की आवाजों ने मेरे दिमाग में एकदम तहलका मचा दिया। बधाई हो होस्ट, आपको चू फैंग ग्रुप के 100% शेयर्स मिले हैं। बधाई हो होस्ट, आपको 30 करोड़ हुआक्सिया कॉइन्स मिले हैं। बधाई हो होस्ट, आपको प्राइमरी जीन पोषण मिला है। मेरे अंदर बस एक ही फीलिंग थी, पागलपन वाली खुशी। मेरे मुंह से चीख निकल गई, अरे साला, क्या बात है? मुझे पता था कि चू फैंग ग्रुप 200 करोड़ की वैल्यूएशन वाला रियल स्टेट का बाप है। यह सिस्टम मुझे सीधा एक अरबपति बना चुका था। इतना ही नहीं, वो प्राइमरी जीन पोषण मेरी पावर और लुक्स दोनों को बढ़ाने वाला था। ये तो एकदम भौकाल चीज थी, और ऊपर से 30 करोड़ का कैश। मुझे तो लगा मैं कोई सपना देख रहा हूं। तभी मेरे फोन पर हुआक्सिया बैंक का एक मैसेज आया, आपके खाते में 300 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। ट्रांजैक्शन के बाद आपका कुल बैलेंस 300 करोड़ 90,956 रुपए 46 पैसे। ये सब 100% सच था। मैसेज देखते ही मैं बिस्तर से रॉकेट की तरह उछल पड़ा। मुझे यहाँ अस्पताल कौन लाया? नर्स ने बताया कि सूया नाम के एक स्टूडेंट ने एम्बुलेंस को फोन किया था, क्योंकि किसी पर बिजली गिरी थी। उसी ने मेरे 1000 रुपए के मेडिकल बिल भी भरे थे, और जब उसे पता चला कि मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, तो वो चुपचाप चली गई। सूया, ये नाम सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किस्मत खुद मुझ पर मेहरबान हो गई हो। मैंने मन ही मन कसम खाई कि मैं वापस जाकर उस लड़की के पैसे जरूर चुकाऊंगा। नर्स के जाते ही मैंने बिना कोई टाइम वेस्ट किए वो प्राइमरी जीन पोषण निकाला और एक ही सांस में पी गया। थोड़ी ही देर में मुझे अपने अंदर एक गजब की एनर्जी फील होने लगी। वो एहसास इतना तगड़ा था कि मैं बता नहीं सकता। यहां तक कि मेरा लुक भी एकदम किलर हो गया था। उसके बाद मैं उस अस्पताल में 1 मिनट नहीं रुकना चाहता था। मैंने तुरंत डिस्चार्ज पेपर लिए और वहां से निकल गया। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, जब मैं उस लियू रुयान से अगली बार मिलूंगा तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। वैसे भी मैं अब उस पैसों की लालची लड़की को मनाने नहीं जाने वाला था। दोपहर के करीब 2 बजे थे। पेट पूजा करने के बाद मैं सीधा शहर के सबसे बड़े फरारी सेंटर के दरवाजे पर जा पहुंचा।
वहां खड़ी दो फीमेल सेल्स गर्ल मुझे देखकर बड़ी सी स्माइल के साथ आगे आईं। भाई, ये फरारी का शोरूम था। यहाँ तो आम तौर पर परिंदा भी पर नहीं मारता, क्योंकि गरीबों की तो यहाँ झांकने की भी औकात नहीं होती। ये चेन फान नहीं है क्या? उनमें से एक सेल्स गर्ल ने अचानक तंज कसते हुए चिल्लाकर कहा। जो चेहरा 1 सेकंड पहले फूल की तरह खिल रहा था, वो अगले ही पल गधे की तरह लटक गया। मैंने गौर से देखा। अरे, ये तो मेरी हाई स्कूल की क्लासमेट हान यूटिंग थी। ये लड़की स्कूल के टाइम से ही नंबर 1 की मतलबी थी, जो सिर्फ अमीरजादों के पीछे भागती थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतने सालों बाद भी इसकी ये अमीरों के पीछे भागने वाली बीमारी इसके खून से नहीं गई थी। उसके बगल वाली कलीग ने गॉसिप वाले अंदाज में पूछा कि क्या वो मुझे जानती है। हान यूटिंग ने हवा में आंखें घुमाई और मेरे सादे कपड़ों की तरफ उंगली दिखाते हुए एकदम घटियापन से बोली, इसके ये फटे पुराने फुटपाथ वाले कपड़े देखकर ही पता चल रहा है कि ये 1 नंबर का भिखारी है। इस पर ध्यान मत दे, मेरा तो टाइम ही खराब कर दिया इसने। मुझे जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी। मैंने मजे लेने के लिए कहा, क्यों, क्या मैं सिर्फ देख भी नहीं सकता? हान यूटिंग जोर से ठहाका मारकर हंसी। तू अपनी पूरी जिंदगी लगा देना, तब भी इस गाड़ी का एक टायर नहीं खरीद सकता। तू बस यहां आकर 2-4 फोटो खींचकर अपने सोशल मीडिया पर भौकाल काटना चाहता है ना? तेरे जैसे गरीबों के ये फालतू ड्रामे मैंने बहुत देखे हैं। इतना कहकर वो ऐसे दूर हटी जैसे मुझे कोई बीमारी हो। उसे डर था कि कहीं मैं कोई शिकायत न कर दूं और पंगा ना हो जाए। उसकी चालू आंखों में एक आइडिया चमका और उसने तुरंत शोरूम के नए इंटर्न गुओ शियाओ लेई को बलि का बकरा बनाकर आगे कर दिया। ए शियाओ लेई, जा जाकर उस भिखारी पर नजर रख, कहीं वो अपनी गंदी उंगलियों से गाड़ी को गंदा ना कर दे। ये फालतू का काम उसने उस नए लड़के पर डाल दिया, क्योंकि उसे पता था कि मुझ जैसे गरीब से उसे 1 पैसे का कमीशन नहीं मिलने वाला। गुओ शियाओ लेई अभी नया नया काम पर लगा था, एकदम सीधा सादा। वो चुपचाप मेरे पास आया और बड़ी इज्जत से मेरा नाम पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैंने सीधा अपने सामने खड़ी उस स्पोर्ट्स कार की तरफ उंगली उठाई और पूछा, क्या इस मॉडल का टॉप एंड वर्जन अभी स्टॉक में है? अब मैं वो पुराना चेन फान नहीं था। मेरी जेब में 30 करोड़ का फुल ऑन कैश पड़ा था। गुओ शियाओ लेई जल्दी से मुझे एक फरारी रोमा के सामने ले गया और मुझे 2 करोड़ 38 लाख का रेट बताया। मैंने चिढ़कर माथा सिकोड़ा और एकदम घटियापन वाले लुक के साथ ना में सिर हिला दिया। गुओ शियाओ लेई को लगा कि मुझे गाड़ी महंगी लग रही है। वो डरते हुए जल्दी से बोला कि वो मेरे लिए डिस्काउंट लगा सकता है। मैंने सीधा उसकी बात काट दी। मुझे ये खटारा बहुत सस्ती लग रही है, इससे मेरा लेवल गिरेगा। मुझे कोई महंगी गाड़ी दिखाओ। ये सुनते ही गुओ शियाओ लेई वहीं पत्थर बन गया। उसका जबड़ा जमीन पर आ गिरा। 2 करोड़ 38 लाख की गाड़ी और सस्ती लग रही है? ये भाई यहाँ कोई तमाशा करने आया है या सच में कोई बहुत बड़ा रईस है? गुओ शियाओ लेई कुछ सेकंड तक सुन्न खड़ा रहा, फिर अचानक उसने अपनी जांग पर जोर से हाथ मारा और मुझे एक भौकाल ग्रे कलर की कन्वर्टिबल स्पोर्ट्स कार के पास ले गया। ये आज ही शोरूम में उतरी नई नवेली कार थी। ऑनलाइन इसका रेट चेक करो तो 10 करोड़ से ऊपर का था। मैंने बिना पलक झपकाए एकदम बॉस वाले एटीट्यूड में हाथ हिलाया। अगर मैं इसे आज ही यहां से चलाकर ले जा सकता हूं तो मुझे ये गाड़ी चाहिए। गुओ शियाओ लेई डर के मारे थूक गटकने लगा। ये गाड़ी ऑन रोड आपको 16 करोड़ की पड़ेगी। क्या आप श्योर हैं? मैंने बिना कोई फालतू टाइम वेस्ट किए अपनी जेब से बैंक का कार्ड निकाला और उसके हाथ में फेंक कर मारा। इतना क्या सोच रहा है? कार्ड स्वाइप कर, पासवर्ड है 6 बार 8। 16 करोड़ मेरे लिए ऐसे थे जैसे सब्जी मंडी में जाकर गोभी खरीदना। गुओ शियाओ लेई खुशी के मारे कांपने लगा। वो कार्ड को दोनों हाथों में पकड़े हुए कैश काउंटर की तरफ दौड़ पड़ा। दूर खड़ी हान यूटिंग मेरी बेइज्जती देखने का इंतजार कर रही थी। उसने ये सब देख लिया। गुओ शियाओ लेई, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं टिंग दीदी, वो उस 16 करोड़ 12 लाख वाली लिमिटेड एडिशन कार को अभी पूरा कैश देकर खरीदना चाहते हैं। हान यूटिंग को लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। उसका पूरा चेहरा सिकुड़ गया। 16 करोड़, वो भी इस फटेहाल सड़क छाप के पास? गुओ शियाओ लेई ने हाथ में पकड़ा कार्ड हिलाया। ये सच है, उन्होंने मुझे पासवर्ड भी बता दिया है। सीधा स्वाइप करने को बोला है। हान यूटिंग का चेहरा एकदम जहरीला हो गया था। उसने कार्ड को घूरते हुए एक घटिया सी स्माइल दी। भौकाल काट रहा है, काटने दे। मशीन उसके मुंह के सामने ले जाकर स्वाइप कर। उसने तो अपने दिमाग में मुझे बेइज्जत करने वाला पूरा भाषण भी तैयार कर लिया था। वो बस इस बात का इंतजार कर रही थी कि जब कार्ड मशीन में बैलेंस कम है लिख कर आएगा, तब मुझे शर्मिंदगी से जमीन में गिरते हुए देखेगी। गुओ शियाओ लेई इतना नर्वस था कि उसके दोनों हाथ कांप रहे थे। उसने स्वाइप मशीन पर कांपते हाथों से वो 6 बार 8 टाइप किया। मशीन की स्क्रीन चमकी और उस पर लिख कर आया, पेमेंट फेल। पास ही तमाशा देख रही हान यूटिंग तो मारे खुशी के सूअर की तरह हंसने लगी।
फू देखा, मैंने कहा था ना कि ये गरीब साला फालतू में नवाब बन रहा है, और तूने सच में मान लिया था कि इसके पास 16 करोड़ होंगे। हान न्यूटिंग का वो भारी मेकअप वाला चेहरा घमंड से एकदम टेढ़ा हो चुका था। उसे लगा जैसे उसने मुझे सबके सामने जलील होकर बाहर निकाले जाने का सीन देख लिया हो। तभी गुओ शियाओले घबराकर बोला, मैंने गलती से एक जीरो ज्यादा दबा दिया था। और अगले ही पल मशीन से जिज जिज करके रसीद निकलने की पागल कर देने वाली आवाज आने लगी। 16 करोड़ का फुल पेमेंट 1 सेकंड में क्लियर हो गया था। हान न्यूटिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो उस रसीद को ऐसे घूर रही थी जैसे उसकी जिंदगी से भी लंबी हो। उसका मुंह इतना खुल गया था कि उसमें ऑस्ट्रिच का अंडा घुस जाए। ये नामुमकिन है। इसके पास इतने पैसे आए कहां से? कोई लॉटरी लगी है या किसी अमीर औरत ने इसे पाल लिया है? वो जलन के मारे अपने दांत पीस रही थी। जब मेरा ध्यान नहीं था तो इस चालू लड़की ने अपनी आंखें घुमाईं और चुपके से गुओ शियाओलेई को खींचकर मेरे कार्ड का बैलेंस चेक करने ले गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्क्रीन पर मेरे बैलेंस में जीरो की वो लंबी लाइन देखी तो उन दोनों की तो वहीं पर जान निकल गई। मुझ जैसे सुपर रिच आदमी से चिपकने के लिए हान यूटिंग ने अपनी बची खुची शर्म भी बेच खाई। उसने तुरंत गुओ शियाओलेई के हाथ से कार का कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया, अपने चेहरे पर चापलूसी वाली 2 कौड़ी की स्माइल चिपकाई और अपनी आवाज को मीठा बनाकर मेरे पास चिपकने आ गई। अरे मेरे पुराने क्लासमेट, मैं तो अभी बस तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक कर रही थी। आओ, यहां साइन कर दो और हम अभी तुम्हारी गाड़ी निकाल देते हैं। मैं असली लेदर वाले सोफे पर आराम से बैठा था। मैंने उसकी तरफ अपनी पलक तक नहीं उठाई और एकदम ठंडी आवाज में बोला, वो पहले वाला सेल्समैन कहाँ है? उसे बुलाकर लाओ। हान यूटिंग के चेहरे की वो झूठी स्माइल वहीं जम गई। वो अभी भी मुझसे चिपकने की कोशिश कर रही थी। वो थोड़ा बिजी है। अगर मैं खुद आपका काम कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना? अगर उसकी वजह से ये 16 करोड़ का सौदा कैंसिल हो जाता तो मैनेजर उसकी चमड़ी उधेड़ देता। इसलिए वो बेचारी बनकर अपना सा मुंह लेकर वापस गुओ शियाओलेई को ही बुलाने गई। साइन करने के बाद मैंने मैनेजर की दी हुई महंगी सिगरेट तक नहीं पकड़ी। मैंने सीधा एक्सेलरेटर पर पैर रखा और उस खूंखार जानवर को शोरूम से बाहर निकाल लिया। तभी वो हान यूटिंग किसी चिपको छिपकली की तरह फिर से मेरे पीछे भागती हुई आई और बेशर्मी से मेरी गाड़ी के शीशे पर लटक गई। अरे पुराने क्लासमेट, क्या मैं दोपहर में तुम्हें लंच पर ले चलूं अपनी गलती की माफी मांगने के लिए? उसकी वो सस्ती और गिरी हुई हरकत देखकर, जो किसी भी तरह मेरी गाड़ी में घुसना चाहती थी, मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। ठीक है, आ जाओ बैठो। हान यूटिंग इतनी खुश हो गई कि मारे खुशी के उसकी नाक से बुलबुले फूटने लगे। उसने तुरंत पैसेंजर साइड का दरवाजा खोला और अंदर घुसने लगी और एकदम चालू लाइन मारने लगी। मुझे तो पता ही था यार। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने बात काटी। सॉरी, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तुमने सच में खुद को कोई बहुत बड़ी तोप समझ लिया क्या? इतना कहकर मुझे उस घटिया औरत की तरफ दोबारा देखने में भी घिन आ रही थी। मैंने सीधा पूरा एक्सेलरेटर दबाया और एग्जॉस्ट से निकली भयंकर गर्म हवा सीधा उसके मुंह पर जा लगी। हायूटिंग वहीं सड़क पर खड़ी रह गई और उसका चेहरा गुस्से से लाल होकर एकदम सूअर जैसा हो गया। सड़क पर 16 करोड़ की फरारी 812 चलाने का क्या भौकाल होता है? ये तो सीधा दूसरे लेवल का जलवा था। जब वो गाड़ी सड़क पर गरजी तो पूरी सड़क की नजरें मेरी तरफ ही टिक गईं। सड़क किनारे खड़ी लड़कियों की आंखें तो ऐसे चमक रही थीं जैसे मुझे अभी अपना शुगर डैडी बना लेंगी। पास से गुजरती एक प्राइवेट कार में बैठी बीवी अपने पति से बोली, जी, ये गाड़ी कितनी मस्त है ना, हम अगली बार यही वाली लेंगे। उसका पति डर के मारे कांपने लगा और स्टीयरिंग व्हील पीटते हुए बोला, खाक लेंगे, वो करोड़ों की लिमिटेड एडिशन कार है। अपनी आंखें फाड़ कर देख लें, अगर उसे खरोच भी लग गई ना तो मैं पहले तुझे बेचूंगा उसका हर्जाना भरने के लिए। थोड़ी देर तक फुल बौकाल काटने के बाद मैंने स्टीयरिंग घुमाया और सीधा मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी की तरफ निकल पड़ा। आज सुबह कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की सुया ने न सिर्फ मेरी मदद की थी बल्कि अपनी जेब से 1000 रुपए का मेडिकल बिल भी भरा था। ये एहसान तो मुझे आज ही चुकाना था। जैसे ही मैं कॉलेज के गेट पर पहुंचा, मुझे ड्यूटी वाले सिक्योरिटी गार्ड अंकल ने रोक लिया। अरे अरे, बाहर की गाड़ियां। पर जब गार्ड अंकल ने इस गाड़ी का लोगो स्कैन किया तो वो डर के मारे अपना फोन ही तोड़ने वाले थे। बाप रे बाप, 16 करोड़ की लिमिटेड एडिशन। कॉलेज के वो साले अमीरजादे जो रोज अपने पैसों का झूठा भौकाल काटते हुए चौड़े होकर घूमते हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा कुछ लाख की खटारा ही चलाते हैं। गार्ड अंकल थूक गटकने लगे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और अंदर ही अंदर उनका दिमाग चीख रहा था, हमारे कॉलेज में ये कुबेर का खजाना कब से छुप कर बैठा है। गार्ड अंकल ने कांपते हाथों से मेरे लिए बैरियर उठा दिया। मेरी 16 करोड़ की फरारी 812 जैसे ही कैंपस में खिसकती हुई अंदर गई,
दोनों तरफ खड़ी लड़कियां ऐसे देखने लगीं जैसे कोई रोमांटिक सीरियल चल रहा हो। अरे, वो किसका हस्बैंड है? मैं गाड़ी लेकर सीधा लाइब्रेरी स्क्वायर पहुंचा, जहां ली चैन नाम का एक रईसजादा जमीन पर कुछ घटिया से सस्ते गुब्बारे बिछाकर और हाथ में एक 2 कौड़ी की डायमंड रिंग लिए खड़ा था। वो मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी की एकदम शांत रहने वाली खूबसूरत लड़की सुया को सरेआम प्रपोज करने की बेशर्म कोशिश कर रहा था। सुया, ये रिंग मैंने 30,000 से ज्यादा की खरीदी है, तुम मेरी हो जाओ। सुया का चेहरा एकदम बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। उसने उस लड़के को इग्नोर किया और मुड़कर जाने लगी। तभी जब वहां खड़े फालतू लोग उस रईसजादे के लिए हूटिंग कर रहे थे, मैंने जोर से स्टीयरिंग घुमाया। मेरी करोड़ों की सुपर कार कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ एकदम परफेक्ट ड्रिफ्ट मारते हुए सीधा सुया के सामने आकर रुक गई। मैंने शीशा नीचे करके कहा, गाड़ी में बैठो, मुझे तुम्हें खाना भी खिलाना है और सुबह वाले पैसे भी लौटाने हैं। सुया पहले तो मना करने वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने जीन पोर्शन से अपग्रेड हुआ मेरा वो किलर स्मार्ट चेहरा देखा और फिर उस भौकाली फरारी को देखा, तो वो किसी जादू के असर में आकर खुद ही गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। पीछे वो सारा तमाशा देखने वाली भीड़ का तो दिमाग ही सुन्न हो गया। ली चैन को तो लगा जैसे उसे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की के पीछे वो पिछले 6 महीने से कुत्तों की तरह भाग रहा था, उसे एक सुपर कार वाला हैंडसम लड़का बस एक लाइन बोलकर अपने साथ ले जाएगा। जैसा ही वो लड़की मेरी गाड़ी में बैठी, मेरा फोन पागलों की तरह वाइब्रेट करने लगा। मैंने फोन उठाया और दूसरी तरफ से चू फैंग ग्रुप के जनरल मैनेजर की घबराई हुई आवाज आई, बॉस, एक बहुत ही अर्जेंट डॉक्यूमेंट है जिस पर आपका। मैंने एक भौं उठाई और बिना पलक झपकाए एकदम कैजुअल अंदाज में फोन पर ऑर्डर दिया, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, खुद मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी के गेट पर आकर मुझसे मिलो। क्या भौकाल था! इसे कहते हैं एक टॉप लेवल के अरबपति का असली जलवा। मेरी बगल वाली सीट पर बैठी सूया इतनी नर्वस थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने हाथ कहाँ रखे। उसने झिझकते हुए बस इतना ही पूछा, तुम्हारी ये गाड़ी काफी महंगी है ना? मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग घुमाते हुए बड़े ही रिलैक्स होकर जवाब दिया, ठीक ठाक ही है, बस ऐसे ही खरीद ली, कुछ 10 करोड़ के ऊपर की है। 10 करोड़ की गाड़ी और बस ऐसे ही खरीद ली? ये सुनकर सूया की तो वहीं सांसें अटक गईं। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उलट-पुलट हो गई हो। ये बंदा तो पक्का किसी खानदानी रईस घर का लड़का था, जिसके घर में पैसों का पेड़ लगा होगा। तभी थोड़ी दूरी पर एक खटारा नीले रंग की ऑडी आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से 2 ऐसे लोग उतरे जिनकी घटिया हरकतें मैं आंख बंद करके भी पहचान सकता था। ये और कोई नहीं, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड लियू रुयान और वो साला रईसजादा वू हाईचाओ था, जिसने मेरी बंदी चुराई थी। जैसे ही उन दोनों कुत्तों की नजर मुझ पर पड़ी, उन्हें लगा जैसे 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। वू हाईचाओ की आंखें लाल हो गईं। जिस बर्फ जैसी ठंडी कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की सूया के पीछे वो पागलों की तरह घिसट रहा था, वो आज बड़े आराम से मेरी गाड़ी में मेरे बगल में बैठी थी। जलन के मारे उसकी शक्ल ही बिगड़ गई। वो सीधा मेरे पास आकर एक भौंकने वाले कुत्ते की तरह ताने मारने लगा, अरे ये तो वही सड़क छाप भिखारी है ना? तू सुबह बिजली गिरने से मरा क्यों नहीं बे? और अब तेरे पास इतने पैसे कहां से आ गए कि तू ये स्पोर्ट्स कार किराए पर लेकर भौकाल काटने आ गया? लियू रुयान ने सीधा सूया की तरफ उंगली उठाई और अपनी बकवास चालू कर दी। इसने ये फरारी पक्का लड़कियों को फंसाने के लिए किराए पर ली होगी। मैंने उसे सीधा वार्निंग दी, वू हाईचाओ, अपनी जुबान पर लगाम रख। अगर ये कॉलेज का गेट नहीं होता ना, तो मैं आज तुझे साले यहीं जमीन पर रगड़ रगड़ कर मारता। पर वो साला वू हाईचाओ कहाँ चुप रहने वाला था। वो उछल उछल कर पागलों की तरह ताने कसने लगा। ओहो हो, गुस्सा आ गया? इस लिमिटेड एडिशन फरारी को एक दिन के लिए किराए पर लेने में तेरी जिंदगी भर की कमाई लग गई होगी ना? अपनी ये भिखारियों वाली शक्ल देख। तुझे सच में लगता है कि एक कार रेंट पर लेने से तू कोई बड़ा रईस बन जाएगा और कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की को पटा लेगा? ये तो वही बात हो गई कि कोई मेंढक आसमान के तारे तोड़ने चला है। सूया डर गई कि कहीं सच में हाथापाई ना हो जाए। उसने धीरे से मेरी स्लीव खींची और फुसफुसाते हुए बोली, जाने दो, आजकल सड़कों पर ऐसे फालतू भौंकने वाले पागल कुत्ते बहुत घूमते हैं। ठीक उसी टाइम मेरा फोन बज उठा। दूसरी तरफ चू फैंग ग्रुप का जनरल मैनेजर झाओ यांग घबराहट से पसीने पसीने हो रहा था। जैसे ही उसे पता चला कि मैं एक ग्रे कलर की स्पोर्ट्स कार में हूं, वो अधेड़ उम्र का आदमी ऐसे भागता हुआ आया जैसे उसे अपने सगे बाप के दर्शन हो गए हों। मेरी गाड़ी के पास आते ही झाओ यांग लगभग जमीन तक झुक गया। उसके चेहरे पर चापलूसी वाली सबसे बड़ी स्माइल थी। अरे मिस्टर चेन, आपको इंतजार करवाने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप इतने कम उम्र और इतने शानदार होंगे। बगल में खड़ा वू हाईचाओ, जो आगे ताने मारने की तैयारी कर रहा था,
ये नज़ारा देखकर उसकी तो आंखें ही बाहर आ गईं। उसके खानदान की वो खटारा कंस्ट्रक्शन कंपनी इसी चू फैंग ग्रुप के फेंके हुए टुकड़ों पर तो पलती थी। जाओ यांग ने उसकी तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। वो वहीं भड़क गया और जोर से दहाड़ा, तेरी औकात क्या है बे? मिस्टर चेन के पास हमारे चू फैंग ग्रुप के पूरे 100% शेयर्स हैं। तेरी नज़र में वो कौन है? ये बात सुनते ही पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। सिर्फ वू हाइचाओ और लिऊ रुयान ही सुन्न नहीं थे, बल्कि मेरी बगल में बैठी सू या के भी होश उड़ गए थे। ये तो सीधा लेवल 1 के गेम में एक 10,000 करोड़ वाले बॉस की एंट्री थी। वू हाइचाओ का पूरा घमंड वहीं जमीन पर चूर चूर हो गया। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, ये नामुमकिन है। ये तो एक ऐसा भिखारी है जिसकी खाने तक की औकात नहीं है। झाओ यांग ने उल्टा हाथ घुमाकर एक ऐसा झन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया कि गूंज उठ गई। पूरे शहर में इस लिमिटेड एडिशन 812 जैसी दूसरी गाड़ी नहीं है। तू साला किराए पर लेकर दिखा मुझे। जाकर अपने बाप को बता देना कि आज से चू फैंग ग्रुप तुम्हारी कंपनी को पूरी तरह ब्लैकलिस्ट कर रहा है। सारे कॉन्ट्रैक्ट अभी के अभी कैंसल। धड़ाम। वो हाइचाओ के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी तो जैसे रूह ही कांप गई। अगर उसकी छोटी सी कंपनी की सप्लाई कट गई तो कल ही उन्हें दिवालिया होकर छत से कूदना पड़ेगा। उसके माथे से पसीना बह रहा था। उसने 90 डिग्री झुककर सीधा मुझसे माफी मांगी। उसकी आवाज किसी खराब रेडियो की तरह कांप रही थी। मिस्टर चेन, मुझसे गलती हो गई। मैं अंधा था साला। प्लीज मुझे एक कीड़ा समझकर छोड़ दीजिए। उसे पैंट में मूतने वाला ऐसा डरपोक बना हुआ देखकर साफ था कि वू हाइचाओ को समझ आ गया था कि उसने अपनी कब्र खुद खोद ली है। वो बेवकूफ लिऊ रुयान अभी भी नहीं समझी और पीछे भागते हुए चिल्लाई, हाइचाओ, मेरा इंतजार करो। लेकिन बदले में वू हाइचाओ ने अपना सारा गुस्सा निकालते हुए एक जोरदार थप्पड़ सीधा उस लिऊ रुयान के मुंह पर दे मारा। तू एक नंबर की पनौती है। अगर तेरी वजह से ना होता तो क्या मैं उस 10,000 करोड़ वाले बॉस से पंगा लेता? ये कहकर उस साले ने लिऊ रुयान से वो फोन वापस छीन लिया जो उसने उसे थोड़ी देर पहले गिफ्ट किया था। फिर उसने एक्सेलरेटर दबाया और वहां से दुम दबाकर भाग गया। इसी को कहते हैं मुसीबत आने पर सब अपनी अपनी जान बचाकर भागते हैं और कुत्ते आपस में ही लड़मते हैं। इधर मैंने बड़े आराम से 20,000 करोड़ के शेयर्स वाले पेपर्स पर साइन किए। मैं बस सूया को एक बढ़िया सा खाना खिलाने ले जाने ही वाला था कि तभी वो बेशरम और मतलबी औरत लिऊ रुयान फिर से दौड़कर मेरी गाड़ी के शीशे पर आकर लटक गई। वो मगरमच्छ के आंसू रो रही थी। उसकी नाक बह रही थी और एकदम बेचारी सी शक्ल बनाकर भीख मांगने लगी। चेन फान, मुझे माफ कर दो। मेरे दिल में हमेशा से तुम ही थे। सुबह मैंने जो तुम्हें ऑप्शन कहा था वो तो बस एक मजाक था यार। उसका वो घिनौना चेहरा देखकर मुझे उल्टी आने वाली थी। मैंने मोटी चमड़ी वाले लोग देखे थे, पर इसकी चमड़ी तो साला बुलेट प्रूफ थी। मैंने बिना कोई भाव दिए सीधा गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ाया। मुझे इस औरत से एक शब्द भी फालतू बात नहीं करनी थी। अपना ये घटिया नाटक कहीं और जाकर कर। तुझे देखने से मेरी आंखें गंदी हो रही हैं। भूम। मैंने पूरा एक्सेलरेटर दबाया और मेरी करोड़ों की सुपरकार की दहाड़ के साथ एग्जॉस्ट का धुआं सीधा उसके मुंह पर जा लगा। मैं गाड़ी दौड़ाकर वहां से निकल गया और वो लिऊ रुयान अकेली हवा में धूल फाकती रह गई। मेरे बगल में बैठी सूया ने छुप छुप कर मेरी तरफ देखा और हैरान होते हुए बोली, तुम्हारी खुद की कंपनी भी है? मुझे लगा कोई छोटी मोटी कंपनी होगी, लेकिन वो तो 20,000 करोड़ वाला चू फैंग ग्रुप है। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ रखा था और एकदम रिलैक्स होकर बोला, अरे ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो मेरा बेसिक लेवल है। चलो तुम्हें मियाँ वेस्टर्न रेस्टोरेंट ले चलता हूँ। सुना है वहां की स्टेक ठीक ठाक मिल जाती है। आधे घंटे बाद मेरी फरारी सीधा मियाँ वेस्टर्न रेस्टोरेंट के दरवाजे पर आकर रुकी। ये जगह अंदर से किसी महल की तरह चमक रही थी और ऊपर लगे क्रिस्टल झूमर आंखों को चुंधिया रहे थे। बैठते ही सूया ने मेन्यू कार्ड उठाया और रेट देखते ही उसके हाथ कांप गए। बाप रे, एक स्टेक की कीमत 1,000 रुपए से भी ज्यादा थी। वो एकदम सीधी सादी और सच्ची लड़की थी। उसने हिचकिचाते हुए कहा, हम कहीं और चलकर माला तांग खा लें क्या? उसकी ये प्यारी सी मासूमियत देखकर मेरी हंसी छूट गई। आज के टाइम में सूया जैसी बिना घमंड वाली लड़कियां पांडा से भी ज्यादा दुर्लभ है। अगर इसकी जगह वो पैसों की भूखी लिऊ रुयान होती तो अब तक 100 सेल्फी खींचकर सोशल मीडिया पर भौकाल काट रही होती। मैंने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सीधा वेटर को बुलाया और बॉस वाले एटीट्यूड में हाथ हिलाकर ऑर्डर दिया। 2 टॉप लेवल टोमाहॉक स्टेक, 2 ब्लैक ट्रफल पास्ता और एक रोमानी कॉन्टी वाइन की बोतल खोल दो। रुकिए रुकिए, बस इतना काफी है। हम इतना सब खा ही नहीं पाएंगे। सूया डर के मारे मुझे रोकने लगी। उसे लग रहा था कहीं मैं पूरा रेस्टोरेंट ही बुक ना कर लूं। खाना खाने के बाद उसे कॉलेज वापस ड्रॉप करने से पहले
हम एक गुच्ची के शोरूम में घुसे। यहाँ एक नॉर्मल टी शर्ट की कीमत भी आम आदमी की आधे महीने की सैलरी के बराबर थी। मैं एक के बाद एक कई सारे कपड़े लेकर ट्राई करने अंदर चला गया। तभी दरवाजे से सूया के 3 क्लासमेट्स अंदर आए, 2 लड़कियां और एक लड़का। उन दोनों लड़कियों ने जैसे ही कपड़ों के प्राइस टैग देखे, डर के मारे उनकी जीभ बाहर आ गई। हे भगवान, ये कपड़े कितने महंगे हैं, सीधा लूट रहे हैं। उनके साथ जो लड़का था, उसका नाम शू झेंग्यू था। उसके बाप के पास थोड़ा बहुत पैसा था और वो मन ही मन सूया पर लाइन मारता था। उसे लगा कि अब अपना भौकाल काटने का मौका मिल गया है। वो तुरंत एक रईस बॉस की तरह ऐंठता हुआ सूया के पास गया। सूया, तुम्हें कौन सा कपड़ा पसंद आया? सूया ने उसे देखकर जवाब दिया, मैं तो बस अपने एक दोस्त के साथ आई थी। तभी मैं प्योर ब्लैक कलर का एक कस्टमाइज्ड हाई एंड सूट पहनकर चेंजिंग रूम से बाहर आया। मैं किसी टॉप लेवल के मेल मॉडल से कम नहीं लग रहा था। सूया, बताना जरा ये सूट कैसा लग रहा है? मैंने बस ऐसे ही कैजुअल होकर पूछा था, पर उन दोनों लड़कियों की तो आंखें फटी रह गईं। उनके मुंह से लार टपकने वाली थी। वाह यार, कितना हैंडसम है। सूया, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है? ये सुनकर सूया का चेहरा शर्म से टमाटर जैसा लाल हो गया। उसने तुरंत हाथ हिलाते हुए सफाई दी, नहीं नहीं, हम बस नॉर्मल दोस्त हैं। वो साला शू झेंग्यू तो जलन के मारे अंदर ही अंदर जल भुनकर राख हो रहा था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और मन ही मन खुश होकर सोचने लगा, इसकी शक्ल तो मैंने कभी नहीं देखी, ये पक्का कोई अमीरजादा नहीं है। फिर उसकी नज़र मेरे हाथ में पकड़े मेरे पुराने सस्ते फुटपाथ वाले कपड़ों पर पड़ी। अपनी क्रश के सामने मुझे नीचा दिखाने के लिए वो कमीना तुरंत ताने मारने लगा। वाह भाई, एक लड़की को शॉपिंग पर लेकर आए हो और सिर्फ अपने लिए कपड़े ट्राई कर रहे हो। इसके लिए तो तुमने एक कौड़ी का भी कुछ नहीं खरीदा। इतने भी क्या कंजूस हो बे? उस साले को लग रहा था कि मेरी ये फटेहाल शक्ल देखकर मैं गुच्ची का एक धागा भी नहीं खरीद सकता, और वो बस सबके सामने मेरा मजाक बनते हुए देखने का इंतजार कर रहा था। मैंने शू झेंग्यू की तरफ ऐसे तिरछी नजर से देखा जैसे वो कोई सड़क छाप जोकर हो। मुझे उस गधे के मुंह लगने का कोई शौक नहीं था। मैंने सीधा सूया की तरफ मुड़कर एक प्यारी सी स्माइल दी। उधर लेडी सेक्शन है, तुम जाकर अपनी पसंद के कुछ कपड़े देख लो, मैं बाद में सबका एक साथ बिल भर दूंगा। भाई, अब मैं इतना गरीब हो गया था कि मेरे पास सिर्फ पैसा ही पैसा बचा था। ये सुनते ही वो दोनों लड़कियां खुशी से पागल हो गईं और सीधा सूया को घसीट कर ले गईं। चल चल चल, कोई बिल भर रहा है तो जल्दी से कपड़े सेलेक्ट कर। शू झेंग्यू वहीं खड़ा खड़ा कमीनी हंसी हंस रहा था और मन ही मन भड़ास निकाल रहा था। भौकाल काट रहा है, काटने दे। 10-15 मिनट बाद मैंने अपने सारे कपड़ों के लिए कहा, ये सब पैक कर दो। उधर सूया ने एक ड्रेस ट्राई की थी जिसमें वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने प्राइस टैग देखा, एक ड्रेस की कीमत ही 40,000 से ऊपर थी। डर के मारे उसने तुरंत उसे उतारकर वापस टांग दिया। ये बहुत महंगी है, मुझे नहीं चाहिए। मैं लंबे कदम भरते हुए उसके पास गया और बिना पलक झपकाए उस सेल्स गर्ल को उन 2 ड्रेसेस की तरफ इशारा करके बॉस वाले एटीट्यूड में ऑर्डर दिया, ये दोनों ड्रेसेस भी साथ में पैक कर दो। सूया घबरा गई। चेन फान, ये बहुत महंगी हैं, मैं ये नहीं ले सकती। मैंने सीधा उसकी बात काटते हुए अपने रौब में कहा, तुम इतनी देर से मेरे साथ शॉपिंग कर रही हो, अगर मैं तुम्हें 2 गिफ्ट दे दूं तो क्या हो गया? चुपचाप रख लो। स्वाइप सक्सेसफुल। कैश काउंटर की मशीन से एक मीठी सी बीप की आवाज आई। 5 लाख रुपए से ऊपर का बिल था और मैंने अपनी पलक तक नहीं झपकाई। उन दोनों लड़कियों की आंखें जलन और खुजली से लाल हो गई थीं। चेन फान, तुम तो बहुत बड़े दिल वाले हो यार। सूया को तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड मिल गया, वो तो खुशी के मारे पागल हो जाएगी। मैंने एक हल्की सी स्माइल के साथ समझाने की कोशिश की, अरे हम सच में सिर्फ नॉर्मल दोस्त हैं। उन दोनों लड़कियों ने एक साथ अपनी आंखें घुमाई। चल झूठा, एक नॉर्मल दोस्त को कोई ऐसे ही 80 से 90 हजार की ड्रेस खरीद कर दे देता है क्या? तुम्हें क्या लगता है हम इस बात पर भरोसा कर लेंगी? मैंने भी हार मानकर कंधे उचका दिए। मुझे और सफाई देने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने सीधा वो महंगी ड्रेसेस से भरा बैग सूया के हाथों में पकड़ा दिया। सूया ने शर्माकर अपना चेहरा नीचे कर लिया। उसका दिल एकदम शहद की तरह मीठा हो गया था। तभी बगल में खड़ा सू झेंग्यू भड़ास निकालते हुए मन में सोच रहा था, थू, साला फालतू में भौकाल काट रहा है। एक लड़की पटाने के लिए पक्का अपने 10 से 12 क्रेडिट कार्ड की लिमिट पार कर दी होगी। फिर उसने जलन के मारे अपनी छाती चौड़ी की और हवाबाजी करते हुए बोला, सूया, मेरी BMW X2 बेसमेंट पार्किंग में ही खड़ी है, 30 लाख से ज्यादा की गाड़ी है, चलो मैं तुम्हें हॉस्टल तक ड्रॉप कर देता हूं। सूया ने उसकी तरफ मुड़कर देखा तक नहीं और सीधा मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं है, मैं चेन फान की गाड़ी से चली जाऊंगी। शू झेंग्यू की कुत्ते जैसी आंखें एकदम फटी की फटी रह गईं और वो ओवर एक्टिंग करते हुए फुल ताने मारने लगा। ओहो हो, तो चेन फान के पास भी गाड़ी है? पता नहीं करोड़ों की कौन सी टॉप क्लास लग्जरी कार चलाता है भाई, चलो ना,
जरा हमें भी अपने जलवे दिखा दो। उसकी वो तानेबाज शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके माथे पर लिखा हो, तू साला पक्का किराए की साइकिल चलाता होगा। मैंने अपनी जेब में दोनों हाथ डाले और बिना किसी परवाह के हल्का सा हंस दिया। वो तुरंत हवा में उड़ने लगा। चलो चलो, सब लोग चलकर चेन नवाब साहब की सवारी देखते हैं। हम सब लोग बेसमेंट पार्किंग में पहुंचे। मैं दो गाड़ियों के बीच में जाकर रुक गया। शू झेंग्यू की नजर तुरंत बगल में खड़ी एक टूटी फूटी, जिसका पेंट भी उखड़ चुका था, ऐसी खटारा सेकंड हैंड टोयोटा पर पड़ी। उसे देखकर वो वहीं जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आंखों से हंसते हंसते आंसू आ गए। फूह अरे चेनफान, इस 1-2 लाख की कबाड़ी गाड़ी में तू सुया को घुमाने लेकर आया है? तुझे शर्म नहीं आई बे? उन दोनों लड़कियों ने भी एकदम सड़ी हुई शक्ल बना ली, जैसे मेरे साथ खड़े होने से उनका लेवल गिर रहा हो, और उन्होंने तुरंत ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। मैंने इस पूरे ड्रामे के बीच एक शब्द भी नहीं बोला। मैंने बस चुपचाप अपनी जेब से उछलते हुए घोड़े के लोगो वाली एक चाबी निकाली और बिना देखे कैजुअल अंदाज में बटन दबा दिया। बीप बीप। उसी पल उस खटारा टोयोटा के ठीक सामने खड़ी एक भयंकर भौकाली, परफेक्ट कर्व्स वाली ग्रे कलर की सुपरकार की खूंखार डेविल्स आई हेडलाइट्स झटके से ऑन हो गईं। और फिर उन सब की फटी हुई आंखों और उड़े हुए होश के सामने उस लिमिटेड एडिशन फरारी 812 की छत एक गजब की रोबोटिक मशीन वाली आवाज के साथ धीरे धीरे पीछे की तरफ फोल्ड होकर खुलने लगी। इंजन की वो दहाड़ और उसका वो कातिलाना जलवा। मैंने कार का दरवाजा खोला और शू झेंग्यू की तरफ ऐसे देखा जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा चूतिया हो। ऐसा लगा जैसे मैंने बिना हाथ उठाए ही उसके मुंह पर 10,000 झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिए हों। उसकी वो 30 लाख की BMW, जिस पर वो इतना घमंड कर रहा था, मेरी इस अल्टीमेट परफॉर्मेंस वाली मॉन्स्टर कार के सामने एक टायर के बराबर भी नहीं थी। उस वक्त तो उसका बस यही मन कर रहा था कि जमीन में गड्ढा खोदे और खुद को जिंदा गाड़ ले। वो दोनों लड़कियां जो अभी तक मुझे ताने मार रही थीं, अब उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं और टांगें कांप रही थीं। उन्होंने सुया का हाथ कस के पकड़ा और पागलों की तरह हिलाते हुए बोली, ओ माय गॉड सुया, ये गाड़ी तो पक्का करोड़ों की होगी। सुया ने अपनी हंसी कंट्रोल की और एकदम कैजुअल तरीके से बोली, सुना है 16 करोड़ की है। 16 करोड़? ये सुनते ही उन दोनों लड़कियों की तो सांसें ही अटक गईं। मुझे देखने का उनका नजरिया कूड़े के डिब्बे से बदलकर साक्षात कुबेर के खजाने जैसा हो गया। वो दोनों चापलूसी करते हुए मेरे पास चिपकने आ गईं। शाम को साथ में कुछ पीने चलें क्या? हम तो फेयर गेम खेलेंगी। अपना वीचैट नंबर दे दो ना। मैंने एक ठंडी स्माइल दी और फोन निकालने की एक्टिंग भी नहीं की। सॉरी, फोन की बैटरी डेड है। ये कहकर मैंने सीधा सुया को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। इस कार में सिर्फ 2 ही सीटें थीं। मैंने पूरा एक्सेलरेटर दबाया और मेरी सुपर कार भयंकर दहाड़ के साथ हवा से बातें करने लगी। पीछे बस मेरी गाड़ी का धुआं था और वो हवा में उड़ती हुई दोनों मतलबी लड़कियां जो अब पछतावे से जल भुन रही थीं। और हाँ, वो साला शू झेंग्यू तो पहले ही दुम दबाकर वहां से खिसक चुका था। रात को मैंने सुया को उसके हॉस्टल के नीचे ड्रॉप किया। उस लड़की ने वो हजारों के कपड़े लेने से साफ मना कर दिया और मैंने हार मानकर अपना सिर हिला दिया। अगली सुबह मैं एक 5 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट के किंग साइज बेड पर सोकर उठा। मैंने सीधा अपने सिस्टम को लॉटरी निकालने के लिए बुलाया। डिंग! बधाई हो होस्ट, आपको 15,000 करोड़ के बोहाव होटल के 100% शेयर्स मिले हैं। डिंग! बधाई हो होस्ट, आपको मैजिक सिटी में 200 करोड़ का एक टॉप क्लास मैंशन मिला है। डिंग! बधाई हो होस्ट, आपको 8 करोड़ हुआक्सिया कॉइन्स कैश मिला है। दिमाग में गूंजने वाले इन पागनों वाले नोटिफिकेशंस को सुनकर मैं सीधा बिस्तर से उछल पड़ा। अरे साला, क्या बात है! हजारों करोड़ की वैल्यू वाला नेशनल होटल चेन, 2000 स्क्वायर मीटर का टॉप लेवल यूरोपियन मैंशन और ऊपर से 8 करोड़ का कैश बैकअप। कल तक मैं कुछ नहीं था और आज मेरा भौकाल आसमान फाड़ रहा था। खुशी के मारे मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने तुरंत अपनी माँ के अकाउंट में 3 लाख रुपए पॉकेट मनी के लिए ट्रांसफर किए और फिर फ्रेश होकर बाहर निकल गया। आज मैं इस हजारों करोड़ के ग्रुप का नया चेयरमैन अपने चू फैंग ग्रुप के हेडक्वार्टर में चेकिंग के लिए जाने वाला था। मैंने जैसे ही अपनी फरारी को कंपनी की बिल्डिंग के सामने रोका, जनरल मैनेजर झाओ यांग किसी रिसेप्शनिस्ट बॉय की तरह कंपनी के सारे बड़े अफसरों को लेकर मेरे सामने झुककर खड़ा हो गया। लेकिन मुझे जिस बात की उम्मीद नहीं थी वो ये कि हॉल के कोने में 2 लोग घुटनों के बल बैठे थे। मैंने ध्यान से देखा तो ये वही कल वाला घमंडी साला वू हाईचाओ और उसका डरा हुआ बाप वू शियांग था, जिसके चेहरे का रंग ही उड़ चुका था। वू शियांग में अब किसी बड़े बॉस वाला कोई एटीट्यूड नहीं बचा था। वो पसीने से नहाया हुआ था और डर के मारे उसकी टांगें कांप रही थीं। उसे बहुत अच्छे से पता था कि जो आदमी चू फैंग ग्रुप के जनरल मैनेजर को अपना कुत्ता बना सकता है, उसका बैकग्राउंड कितना भयंकर होगा।
वो तो मन ही मन सोच रहा होगा कि अपने इस गधे बेटे वू हाईचाओ को एक थप्पड़ में जान से मार दे। झाओयांग ने मेरे सामने झुककर एकदम परफेक्ट अंदाज में अंदर जाने का इशारा किया। प्लीज अंदर चलिए बॉस। मैंने अपनी पलक तक नहीं उठाई और साइड में खड़े उस वू हाईचाओ और उसके बाप वू शियांग को हवा के बराबर इग्नोर करते हुए सीधे लंबे कदम लेकर अंदर जाने लगा। मिस्टर चेन, मेरे बाप चेन, कल मेरे इस जानवर बेटे की आंखें अंधी हो गई थीं। मैं इसे आपके सामने माथा टेकने और माफी मांगने लाया हूं। क्या मैं तुम्हें जानता हूं? मैंने बिना रुके कहा। वू शियांग ने बेशर्मी से अंदर घुसने की कोशिश की, पर झाओ यांग ने गुस्से से उसे रोक दिया। वू शियांग घुटनों के बल गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। झाओ बॉस, भाई झाओ, हमने इतने सालों तक साथ काम किया है, हम पर थोड़ी तो दया खाओ, हमारी रोटी रोजी मत छीनो। झाओ यांग ने एक ठंडी स्माइल दी और एकदम घटियापन वाले लुक के साथ बोला, अब ये चू फैंग ग्रुप मिस्टर चेन का है, मेरी क्या औकात है? और तू किसको भाई बोल रहा है बे? सिक्योरिटी, इन दोनों भिखारियों को बाहर फेंक दो। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, वू हाईचाओ की तो पैंट गीली हो गई। पापा, अब हम क्या करेंगे? तू साला पनौती, मेरी पूरी कंपनी तेरे चक्कर में बर्बाद हो गई। तुझे उस पनौती लियू रुयान के पीछे जाने की क्या खुजली थी बे कमीने? ये कहकर वू शियांग ने अपने बेटे वू हाईचाओ के मुंह पर ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ मारा कि वो अपनी ही जगह पर 3 बार गोल घूम गया। मैं सीधा लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर अपने चेयरमैन ऑफिस में पहुंचा। मैंने बस टाइम पास के लिए फाइनेंस रिपोर्ट के 2 पन्ने पलटे और उसे साइड में फेंक दिया। झाओ यांग मेरे बगल में खड़ा चापलूसी करते हुए बोला, चेन सर, क्या मैं कंपनी के सारे बड़े अफसरों को बुलाऊं ताकि वो आपके सामने माथा टेक कर आपसे मिल सकें? मैंने हाथ हिलाकर मना कर दिया। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और भी काम है। इसे कहते हैं एक असली अरबपति का रिलैक्स एटीट्यूड। साला, हजारों करोड़ की कंपनी है और मुझे मीटिंग करने में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था। आधे घंटे बाद मैं अपनी फरारी चलाता हुआ सिस्टम के दिए एड्रेस के हिसाब से पूरी सड़क पर भौकाल काटते हुए मैजिक सिटी के सबसे वीआईपी और अमीरों वाले इलाके में पहुंच गया। मैंशन के गेट पर पहुंचते ही मेरे होश उड़ गए। ये जगह तो साक्षात यूरोप के किसी शाही महल जैसी लग रही थी। गेट के पास एकदम परफेक्ट कटे हुए पेड़ पौधे लगे थे। मैंने गाड़ी वहीं छोड़ी और सीधा दरवाजा धकेलकर पूरे बॉस वाले स्वैग के साथ अंदर घुस गया। रुक जाओ, कौन हो तुम? भीख मांगनी है तो पीछे वाले गेट से जाओ, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अचानक बगल से एक कड़क लेकिन मीठी आवाज आई। मैंने पलटकर देखा तो ओए होए, क्या गजब की लड़की थी। ब्लैक एंड व्हाइट ऑफिस वाली टाइट ड्रेस पहने हुए, उसका फिगर एकदम कातिलाना था और खूबसूरती में तो वो किसी टॉप हीरोइन को भी टक्कर दे दे। वो अपनी कमर पर हाथ रखे मुझे घूर रही थी। इस ब्यूटी का नाम झेंग शियाओकिंग था और ये इस मैंशन की मैनेजर थी। उसे खबर मिली थी कि आज मैंशन का वो मिस्ट्री बॉस आने वाला है, इसलिए वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन मुझे इतने कैजुअल और सादे कपड़ों में देखकर उसे लगा कि मैं कोई चोर उचक्का हूं। मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। मैंने स्माइल करते हुए उसे एक लाल रंग की प्रॉपर्टी की किताब पकड़ा दी। मेरा नाम चेन फान है। जब उसे पता चला कि उसका नया बॉस उससे भी कम उम्र का ये हैंडसम लड़का है, तो डर के मारे उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने तुरंत 90 डिग्री झुककर माफी मांगी और भाई, उसके झुकते ही जो नजारा दिखाना, क्या बताऊं। सॉरी मिस्टर चेन, मैं अंधी थी जो मैंने आपसे बदतमीजी की। मैं आपकी पर्सनल मैनेजर झेन शियाओकिंग हूं। मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, अनजान से गलती हो जाती है। जाओ, जाकर गेट पर खड़ी उस फरारी को अंदर ले आओ और फिर मुझे ये जगह घुमाओ। झेन शियाओकिंग ने जैसे ही मेरे हाथ से चाबी ली, उसकी टांगें कांपने लगी। वो भागकर बाहर गई, लेकिन जब उसने वो करोड़ों की लिमिटेड एडिशन सुपर कार देखी तो रोनी सूरत बनाकर वापस आ गई। बॉस, अगर इस गाड़ी में खरोंच आ गई तो? मैंने एकदम बॉस वाले स्वैग में उसकी बात काटी। अरे खरोंच लगती है तो लगने दो, इसी एटीट्यूड को तो असली बॉस कहते हैं। पूरा मैंशन घूमने के बाद मैंने अपने लिए 2nd फ्लोर का मास्टर बेडरूम चुन लिया। वापस हॉल में आकर मैंने ऐसे ही कैजुअल तरीके से झेंग शियाओकिंग से पूछा, इस मैंशन में और किस चीज की कमी है? पर इस हॉट मैनेजर ने अपने होठ काटे और बोली, मिस्टर चेन, सच कहूं तो मैं यहां से रिजाइन करने की सोच रही हूं। मैं थोड़ा हैरान हुआ। क्यों? क्या मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम हूं जो तुम डर गई? झेंग शियाओकिंग ने जल्दी से साई दी। दरअसल मैं विदेश से पढ़ाई करके लौटी हूं और मैंने इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट में डिग्री ली है। यहाँ सिर्फ एक मैनेजर का काम करना मेरी काबिलियत की बेइज्जती है, इसलिए मैं कोई ऐसा काम ढूंढना चाहती हूँ जिसमें मेरे लिए कोई बड़ा चैलेंज हो। ये सुनकर मुझे अंदर ही अंदर बड़ी खुशी हुई। लो भाई, ये तो वही बात हो गई कि नींद आ रही थी और किसी ने तकिया ला दिया। मैं आराम से सोफे पर पीछे टिका और बोला, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी खोलूंगा तो तुम उसे मैनेज करना। क्या ये तुम्हारे लिए काफी बड़ा चैलेंज है? झेंग शियाओकिंग तो एकदम सुन्न पड़ गई। वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या ये बॉस पागल है? पहली ही मुलाकात में ये मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी सौंप रहा है।
उसने हकलाते हुए कहा। लेकिन मुझे डर है कि मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं मैं आपके पैसे ना डुबा दूं। मैंने हाथ हवा में घुमाया। पैसे डूबते हैं तो डूबने दो साला, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तुम बस ये समझ लेना कि वो तुम्हारी ट्रेनिंग की फीस थी। फिर मैंने अपना फोन निकाला और चीते की फुर्ती से कुछ बटन दबाए। अगले ही सेकंड डिंग झेंग शियाओकिंग का फोन बजा। उसने जैसे ही नीचे देखा, उसके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने का मैसेज आया था। वो मैसेज देखकर उसकी आंखें ही फटी की फटी रह गईं। मैंने कहा, ये पैसे रखो, ये इस मैंशन के खर्चे के लिए तुम्हारी पॉकेट मनी है। मैंने उसके उस फटे हुए होश वाले चेहरे की तरफ ध्यान भी नहीं दिया और वो अभी भी सदमे में बड़बड़ाई। ठीक है, तो मैं जाकर अपना काम देखती हूँ। तभी अचानक बाहर से झेंग शियाओकिंग की बहुत ही गुस्से में चिल्लाने की आवाज आई। ली फेपेंग, मैंने तुझे 800 बार बोला है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहां से दफा हो जा। ये लड़का ली फेपेंग था, जो हाई स्कूल के दिनों से ही झेंग शियाओकिंग के पीछे किसी चिपको छिपकली की तरह पड़ा था। इसके बाप के पास थोड़ा बहुत गंदा पैसा था और उसी के घमंड में ये रोज आकर उसे परेशान करता था। बाहर का ये सारा तमाशा सुनकर मैं भी घर से बाहर निकल आया। झेंग शियाओकिंग ने जल्दी से अपना गुस्सा कंट्रोल किया और एकदम शर्मिंदा होकर मुझसे माफी मांगी। फिर उसने पलटकर ली फेपेंग पर अपनी भड़ास निकाली। अगर तू अभी यहां से दफा नहीं हुआ तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। लेकिन वो ली फेपेंग साला हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उल्टे वो किसी पागल कुत्ते की तरह मुझे घूरने लगा। उसकी आंखों में एकदम जहर भरा था। शियाओकिंग, ये चिकना कौन है बे? कहीं ये तेरा पाला हुआ नया यार तो नहीं है? झेंग शियाओकिंग को इतना गुस्सा आया कि उसे लगभग हार्ट अटैक ही आने वाला था। अपनी जबान पर लगाम रख, मिस्टर चैन इस मैंशन के मालिक हैं। ली फेपेंग को लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। उसने एकदम घटियापन से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। ये भिखारी इस मैंशन का मालिक है? झेंग शियाओकिंग ने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस नंबर डायल करने लगी। जब ली फेपेंग ने देखा कि वो सच में पुलिस बुला रही है, तब जाकर उसकी हवा टाइट हुई। ठीक है, मैं जा रहा हूं। जाने से पहले उसने एकदम खूंखार तरीके से मेरी तरफ उंगली उठाई और धमकी दी। ओए लड़के, शियाओकिंग से दूर रहना, वरना मैं साले तुझे जान से मार दूंगा। साफ था कि ये चूतिया मुझे अपना लव राइवल मान बैठा था। मैंने उस जोकर की तरह जाते हुए उसकी पीठ को देखा और अपना माथा सिकोड़ा। लगता है इस मैंशन के लिए जल्दी ही कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स रखने पड़ेंगे। साला कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा कुत्ता अंदर घुसाता है। शाम को मेरे कॉलेज के रूममेट का फोन आया। उसने मुझे बाहर चलकर लू चुआन स्ट्रीट फूड खाने के लिए बुलाया। मेरे इन दोस्तों को पता चल गया था कि अब मेरे पास अंधा पैसा आ गया है। मैं अपनी फरारी लेकर निकल पड़ा। इधर वो साला ली फेपेंग अपनी बेइज्जती पचा नहीं पाया था। वो अपने साथ 3 गुंडों को लेकर आया था ताकि रास्ते में ही मेरा गेम बजा सके। लेकिन मेरा पीछा करते करते जब उन गुंडों ने मेरी लिमिटेड एडिशन फरारी देखी तो उन सब की पैंट गीली हो गई। फेपेंग भाई, इस गाड़ी वाले से पंगा लेना अपनी औकात के बाहर है। ली फेपेंग का भी अंदर ही अंदर हार्ट रेट बढ़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मैंने गाड़ी सड़क किनारे रोकी है और एक सस्ते से ठेले पर बारबेक्यू खाने जा रहा हूं, तो वो साला फिर से चौड़ा हो गया। थू, मैंने कहा था ना कि ये 1 नंबर का सड़क छाप भिखारी है। कौन सा रईस आदमी सड़क किनारे बैठकर ये सस्ता गंदा खाना खाता है बे? ये गाड़ी पक्का कोई सस्ती डुप्लीकेट मॉडिफाइड कार है। थोड़ी देर रुक जाओ, फिर इस गाड़ी को साला चकनाचूर कर देना। मैं अपने दोस्तों के साथ बारबेक्यू वाले ठेले पर फुल मजे से पी रहा था। क्योंकि मैंने पी रखी थी, इसलिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया और किसी रैंडम ड्राइवर को भी नहीं बुलाया। कोई और ऑप्शन न देखकर मैंने अपनी ब्यूटी मैनेजर झेंग शियाओकिंग को फोन करके मुझे पिक करने के लिए बुला लिया। झेंग शियाओकिंग ने मुझे वहां से पिक किया। हमारी गाड़ी एक सुनसान और अंधेरे वाले रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक स्क्रीच की कान फाड़ देने वाली ब्रेक की आवाज आई। एक सफेद रंग की गाड़ी पागलों की तरह उड़ते हुए आई और सीधा मेरी फरारी के आगे आकर रास्ता रोककर खड़ी हो गई। ली फेपेंग और उसके 3 गुंडे हाथ में लोहे के बड़े बड़े रॉड लेकर गाड़ी से कूदे। वो किसी पागल कुत्ते की तरह चिल्लाने लगा, इस खटारा मॉडिफाइड कार को साला तोड़ कर रख दो। धड़ 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 3 लोहे के रॉड मेरी करोड़ों की सुपर कार पर जोर से पड़े और कार का शीशा एक झटके में मकड़ी के जाले की तरह चकनाचूर हो गया। झेंग शियाओकिंग डर के मारे एकदम पीली पड़ गईं। ली फेपेंग का घमंड 7वें आसमान पर था। उसने सीधा मेरी नाक पर उंगली रखी और भौंकने लगा। एक सस्ती मॉडिफाइड कार चलाकर भौकाल काटता है बे? लड़के, आज तेरा ये बाप तुझे तेरी औकात याद दिलाएगा। मुझे इस चूतिये से फालतू बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने एकदम ठंडी आवाज में झेंग शियाओकिंग से बस 2 शब्द कहे, पुलिस बुलाओ। कमीनी औरत,
तू उसकी मदद करेगी? ली फेपेंग की आंखें लाल हो गईं और वो झेंग शियाओकिंग का फोन छीनने के लिए आगे झपटा। मेरी आंखों में एकदम ठंडक छा गई। मैंने बिजली की रफ्तार से अपना पैर आगे बढ़ाया और धड़! ली फेपेंग हवा में उड़ता हुआ सीधा मुंह के बल कुत्ते की तरह जमीन पर जा गिरा। ये देखकर बाकी तीनों गुंडों ने अपने लोहे के रॉड उठाए और सीधा मेरे सिर पर वार करने दौड़े। इन 2 कौड़ी के गुंडों को निपटाना मेरे लिए किसी चींटी को मसलने से भी आसान था। अगले ही पल तीनों गुंडे जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। मैंने अपना पैर सीधा ली फेपेंग के उस सड़े हुए चेहरे पर जोर से रख दिया और उसे ऊपर से घूरते हुए बोला, मेरी गाड़ी तोड़ेगा ना तू? अब साले अपना पूरा घर बार बेचकर इसका हर्जाना भरने के लिए तैयार रहे। मेरा पैर उसके चेहरे पर इतनी जोर से दबा था कि उसका चेहरा सूअर की तरह लाल हो गया। फिर भी वो साला अकड़ दिखा रहा था। भर दूंगा हर्जाना। तेरी इस खटारा मॉडिफाइड गाड़ी की औकात ही क्या है बे? कान खोल कर सुन ले, मेरा बाप बोहाव होटल का जनरल मैनेजर है। उसकी सालाना सैलरी लाखों में है। अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया ना तो मेरा बाप तुझे जान से मार देगा। बोहाव होटल का जनरल मैनेजर? ये सुनकर तो मेरी हंसी ही छूट गई। अरे साला, इसे कहते हैं भगवान का खुद छप्पर फाड़ के देना। देखता हूं आज तेरा वो बाप अपने इस नाकारा बेटे को कैसे बचाता है। ली फेपेंग की पूरी तरह से फट चुकी थी। उसने रोते बिलखते हुए अपना फोन निकाला और अपने बाप को कॉल लगाया। पापा, मुझे बाहर किसी ने बहुत मारा है। मैंने झटके से उसके हाथ से फोन छीन लिया और एकदम बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोला, मेरा नाम चेन फान है। मैंने मारा है तेरे बेटे को। फोन के दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। पूरे 10 सेकंड बाद ली फेपेंग के बाप की ऐसी कांपती हुई आवाज आई जैसे उसकी पैंट गीली हो गई हो। क्या आप चेयरमैन चेन फान बोल रहे हैं, जिन्होंने आज ही बोहाव होटल को पूरी तरह से खरीद लिया है? मेरे चेहरे पर एक यमराज जैसी खूंखार स्माइल आ गई। हाँ, मैं ही हूं। और इस वक्त मैंने तेरे बेटे को अपने पैरों के नीचे कुचल रखा है। बोल, तुझे कोई दिक्कत है क्या? फोन के उस पार ली जिहुई की तो रूह कांप गई। वो साला धड़ाम से घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। नहीं बॉस, कोई दिक्कत नहीं है। आपने उसे बहुत बढ़िया मारा है। मैंने एक ठंडी हंसी हंसी। मेरी आवाज में एकदम जान से मार देने वाला गुस्सा था। तुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर साले मुझे बहुत दिक्कत है। तेरे इस नाकारा कचरे बेटे ने अपने गुंडों के साथ मिलकर मेरी गाड़ी तोड़ी है। अभी के अभी यहां रेंगते हुए आ और अपने इस साले पनौती बेटे ली फेपेंग को एक थप्पड़ में जान से मार दे। चेयरमैन चेन, मेरे बाप चेन, ये पक्का कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। आप प्लीज गुस्सा मत थूकिए। एक गाड़ी ही तो है ना। मैं आपको पूरी कीमत देकर एक नई नवेली गाड़ी दिला दूंगा। ये बकवास सुनकर तो मुझे गुस्से में हंसी आ गई। मैंने एकदम आराम आराम से चबाते हुए कहा, ठीक है ना, दे दे हर्जाना। कल ही शोरूम से निकली लिमिटेड एडिशन फरारी 812 थी, पूरे 16 करोड़ की। भेज पैसे। मेरी बात खत्म होते ही फोन के उस पार से सांसें अटकने की आवाज आई। 16 करोड़? अगर ली जिहुई को किलो के भाव भी बेच दिया जाए ना तो भी इतने पैसे नहीं आएंगे। वो साला जिसका सालाना पैकेज लाखों में था और जो रोज हवा में चौड़ा होकर चलता था, वो अपना सगा बाप आज मेरे सामने एक कुत्ते की तरह रेंग रहा था। मेरे पैरों के नीचे कुचले हुए उस ली फेपेंग के तो पूरी तरह से होश उड़ चुके थे। उसके दिमाग में बम सा फट गया और वो पछतावे से जल भुन गया। क्या ये लड़का सच में उस मिस्ट्री मैंशन का टॉप लेवल बॉस है? और मैंने साला बॉस की ही करोड़ों की सुपर कार तोड़ दी। फोन पर ली जिहुई अभी भी रोते बिलखते हुए अपने मरे हुए बाप को याद कर रहा था। वो गिड़गिड़ा रहा था कि वो अपना सब कुछ बेचकर भी गाड़ी की रिपेयरिंग का पैसा दे देगा। मैंने एकदम बर्फ जैसी ठंडी आवाज मुझसे झिड़क दिया, मेरे साथ ये साले फालतू के ड्रामे मत कर। रिपेयरिंग का पैसा मेरा वकील तुझसे आराम से निकाल लेगा। और रही बात तेरी, तो साले अपना रिजाइन लेटर ले और यहां से दफा हो जा। मैं अपनी कंपनी में ऐसे कचरा अफसरों को नहीं पालता जो साला अपने खुद के बेटे को नहीं सुधार सकते। इतना बोलकर मुझे उस साले की बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने सीधा फोन काट दिया। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस आ गई। मेरी सुपर कार के हाई क्वालिटी डैश कैम ने उस ली फेपेंग और उसके गुंडों की वो गुंडागर्दी एकदम साफ साफ रिकॉर्ड कर ली थी। जानबूझकर करोड़ों की लग्जरी कार तोड़ना, साले का ये जुर्म इतना बड़ा था कि अब ली फेपेंग अपनी पूरी जिंदगी जेल की हवा खाने वाला था। पुलिस स्टेशन में सारी लिखा पढ़ी करके बाहर निकलते निकलते आधी रात हो चुकी थी। मैंने उस बेचारी झेंग शियाओकिंग को, जिसका चेहरा शर्मिंदगी से झुका हुआ था, थोड़ा हौसला दिया और उसे आराम करने के लिए वापस भेज दिया। अगली सुबह मैं अपने मैंशन के 200 स्क्वायर मीटर वाले शाही बिस्तर पर सोकर उठा और अंगड़ाई ली। सच कहूं तो कल रात फरारी के टूटने का थोड़ा दुख तो था,
पर तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की वो पागल कर देने वाली आवाजें गूंज उठीं। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको प्राइवेट रेस्टोरेंट यिलोंग शुआन के 100% शेयर्स मिले हैं। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको स्पोर्ट्स बाइक्स कबाब डुकाती सुपर लेजरा V4 मिली है। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको दुनिया में सिर्फ 6 पीस बनने वाली टॉप क्लास सुपर कार कोनिग्सेग 1 मिली है। ये सुनते ही मैं खुशी के मारे बिस्तर से उछलकर सीधा छत से टकराने वाला था। अरे साला, वो डुकाती जो 2 पहिया गाड़ियों की दुनिया में फरारी मानी जाती है, और वो दुनिया की सिर्फ 6 पीस वाली हवा में उड़ने वाली गाड़ी सीधा 100 करोड़ की वो परफॉर्मेंस मॉन्स्टर सुपरकार मुझे मिल गई थी। मैंने अपना फोन उठाया और अपनी माँ को कॉल लगाया। कल रात जो मैंने कैजुअल तरीके से 3 लाख रुपए उनके अकाउंट में भेजे थे, उससे उन दोनों की तो लगभग हार्ट अटैक से जान ही निकलने वाली थी। मैंने उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे ही कोई बहाना मार दिया कि मैं अपने एक दोस्त के साथ एक बढ़िया बिजनेस कर रहा हूँ जिसमें मैंने बहुत पैसा छापा है, और मैंने उनसे वादा किया कि अगले हफ्ते पापा के बर्थडे पर मैं पक्का घर आऊंगा। तभी मेरी माँ फिर से मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में गॉसिप करने लगी। मैंने एक कड़वी सी स्माइल के साथ कहा, अरे छोड़ो ना माँ, वो सब खत्म हो गया, हमारा ब्रेकअप हो गया है। फोन पर मेरी माँ ने एक लंबी आह भरी। उन्हें क्या पता था कि उनका सीधा साधा बेटा अब एक 10,000 करोड़ का मालिक और पानी की तरह पैसा बहाने वाला एक टॉप लेवल का कुबेर बन चुका है। फ्रेश होकर मैं नीचे हॉल में आया। मेरे ब्यूटी मैनेजर झैंग शियाओकिंग ने एकदम VIP नाश्ता तैयार करके रखा था। मैं आराम से ऑमलेट खाते हुए एकदम रिलैक्स अंदाज में बोला, जाओ मेरे लिए एक नया और बढ़िया जनरल मैनेजर ढूंढ कर लाओ। ये सुनकर झैंग शियाओकिंग को लगा कि अब वो एक मैनेजर कम बल्कि मेरी ऑलराउंडर पर्सनल सेक्रेटरी ज्यादा बन गई है। उसने अपना थूक घटका और डरते डरते पूछा, चेन सर, आखिर आपके पास कितनी कंपनियां हैं? मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई और मैंने जानबूझकर सस्पेंस बनाते हुए कहा, तुम्हें आगे चलकर पता चल जाएगा। अरे भाई, मैं एक सिस्टम वाला आदमी हूं, क्या पता कल आंख खुलते ही कौन सा 10,000 करोड़ का ग्रुप मेरे हाथ लग जाए। पेट पूजा करने के बाद जब झैंग शियाओकिंग अंदर साफ सफाई कर रही थी, मैं अकेला मैंशन के पेड़ों वाले रास्ते पर टहलने निकल गया। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा था। मैंने तुरंत सिस्टम स्पेस से उन 2 नई निकाली हुई मशीनी दरिंदों को बाहर निकाला। स्वैश! फुल कार्बन फाइबर बॉडी, जिसका लुक फरारी से भी 10 गुना ज्यादा भौकाली था। वो थी दुनिया की सबसे खूंखार सुपरकार कोनिग्सेग 11, और उसके साथ वो लाल रंग की पागल कर देने वाली मशीन डुकाती। मैंने उन दोनों पैसे निगलने वाले जानवरों को गैराज में पार्क किया ही था कि मेरी माँ का कॉल आ गया। उनकी आवाज में अलग ही एक्साइटमेंट था। बेटा फान, तेरा अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है ना? तो सुन, मेरी एक पुरानी सहेली की बेटी भी मैजिक सिटी में है। लड़की एकदम टॉप क्लास है, तुम दोनों एक बार मिल लो। ये सुनते ही मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने एक कड़वी स्माइल के साथ उन्हें टालने की कोशिश की। माँ, मैं अभी अपने करियर पर फोकस कर रहा हूँ, मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। पर मेरी माँ कहाँ सुनने वाली थी। उन्होंने सीधा अपनी शादी करो वाली मशीन गन चला दी। चुप कर, फालतू बकवास बंद कर। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं और मैं तेरे बच्चों को संभाल सकती हूँ, तब तक जल्दी से ये काम निपटा ले। मैं अभी उसका वीचैट नंबर तुझे भेज रही हूँ। खटाक! और उन्होंने सीधा फोन काट दिया। मैंने अपनी टी-शर्ट उतारी और सीधा मैंशन के प्राइवेट स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी और 2 चक्कर मारे। जीन पोशन पीने के बाद मेरा शरीर किसी ग्रीक भगवान की मूर्ति जैसा हो गया था। एकदम परफेक्ट वी लाइन और कपड़े धोने वाले बोर्ड जैसे कड़क 8 पैक एप्स। तभी वहां डॉक्यूमेंट्स लेकर आई झैंग शियाओकिंग मुझे देखकर एकदम सुन्न पड़ गई। उस ब्यूटी मैनेजर का चेहरा शर्म से पके हुए सेब की तरह लाल हो गया और उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। मिस्टर चेन, वो आपकी गाड़ी तोड़ने वाले का बाप ली झिहुई बाहर घुटनों के बल बैठा है। अगर आप नहीं मिलना चाहते तो मैं उसे भगा दूं। मैंने अपनी आंखें तक नहीं खोली और पानी में ही आराम करते हुए बोला, उस जैसे 2 कौड़ी के कीड़े को तो मैं सीधा अपने वकील से कहकर कोर्ट में घसीटकर बर्बाद कर देता। दरअसल बात यह थी कि उसने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए 30 लाख का हर्जाना ऑफर किया था। मेरे चेहरे पर एक ठंडी स्माइल आ गई। वो बुढ़ा लोमड़ी सच में डर गया था कि कहीं मैं अपने हजारों करोड़ के पावर का इस्तेमाल करके उसके पूरे खानदान को ना मिटा दूं। मैंने सोचा, फरारी की रिपेयरिंग में कुछ लाख ही तो लगेंगे, ये 30 लाख रुपए साले के लिए एक सबक की तरह रहेंगे। ठीक है, पैसे रख लो और उसे यहां से दफा होने को बोलो। मैंने कैजुअल अंदाज में ऑर्डर दे दिया। झैंग शियाओकिन ने सिर हिलाया, पर वो कुछ और भी पूछना चाहती थी। उसने झिझकते हुए पूछा, चेन सर, वो गैराज में खड़ी दोनों गाड़ियां आपकी हैं क्या? वो अभी गैराज के पास से गुजरी थी और उसकी तो रूह ही कांप गई थी। सुबह तक वो गैराज एकदम खाली था और अचानक से वहां 100 करोड़ की कोनिग्सेग कहां से टपक पड़ी।
ये तो बिना कुछ कहे सीधा मार डालने वाला भौकाल था। मैं उस सुपर कार की कान फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ बाहर निकला। उसकी वो इंजन की आवाज सुनते ही पूरी सड़क पर आग लग गई। राह चलते लोग पागलों की तरह अपना फोन निकालकर फोटो खींचने लगे और चीखने लगे, अरे साला, कोनिग्सेग 11! पूरी दुनिया में सिर्फ 6 पीस हैं इस घोस्ट सुपर कार के। कोई बहुत बड़ा कुबेर आया है शहर में। साला ये गाड़ी 100 करोड़ से ऊपर की है। अगर इस पर एक खरोच भी लग गई ना तो मेरा पूरा खानदान बिक जाएगा, तब भी खजाना नहीं भर पाऊंगा। उन सब की फटी हुई आंखों और झुकते हुए सिरों के बीच से मैंने पूरा एक्सेलरेटर दबाया और सीधा मैजिक सिटी के सबसे टॉप लेवल प्राइवेट क्लब यिलोंग शुआन पहुंच गया। इस जगह पर अगर तुम्हारे पास करोड़ों का बैलेंस नहीं है ना तो तुम्हें इसका दरवाजा तक नजर नहीं आएगा। सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे ही मेरे इस भौकाली काफिले को देखा, उसके हाथ से वॉकी टॉकी छूट गया और उसने तुरंत मैनेजर लू बिन को कॉल घुमा दिया। 1 मिनट भी नहीं लगा और मैनेजर लू बिन 100 मीटर की रेस लगाने वाले एथलीट की तरह भागता हुआ बाहर आया। वो मेरे सामने झुककर चापलूसी करते हुए मुझे अंदर ले गया। चेयरमैन चेन, आप इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं? आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपके लिए पूरी जगह खाली करवा देता। जब लू बिन मेन्यू कार्ड लेकर पागलों की तरह मुझे यहाँ की स्पेशल डिशेस बता रहा था, तभी मेरी चचेरी बहन चेन शुएयान का कॉल आ गया। वो अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुई थी और अपने 3 क्लासमेट्स के साथ मैजिक सिटी में नौकरी ढूंढने आई थी। वो लोग अभी हाई स्पीड रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले थे। ये सुनते ही मैं तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैनेजर लू, ये टॉप लेवल वाला वीआईपी कमरा मेरे लिए रिजर्व रखना। मैं हाई स्पीड रेलवे स्टेशन से अपने कुछ दोस्तों को पिक करने जा रहा हूं। हम दोपहर का खाना यहीं खाएंगे। मैंने बाहर खड़ी अपनी उस कोनिग्सेग की तरफ देखा जिसमें सिर्फ 2 ही लोगों के बैठने की जगह थी। तो मैंने बस कुछ 100 रुपए देकर एक नॉर्मल सी BMW किराए पर ली और स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। स्टेशन के बाहर चेन शुएयान अपना सूटकेस खींचते हुए आ रही थी। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। अरे बाप रे चेन फान, कुछ ही महीनों में तेरा तो लुक ही एकदम किलर हो गया है यार। मैंने बस हल्का सा स्माइल कर दिया। उसमें अपने पीछे खड़े 2 लड़कों और एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए इंट्रोडक्शन दिया। ये तीनों मेरे कॉलेज के क्लासमेट्स हैं, डिंग लेई और चेन मीलिंग। स्टेशन के एग्जिट पर चेन शुएयान बड़े एक्साइटमेंट के साथ मुझे बता रही थी कि वो चारों एक ही कंपनी में इंटर्नशिप करने वाले हैं। उसके वो तीनों दोस्त एकदम किसी बड़े शहर के घमंडी नवाबों वाला एटीट्यूड दिखा रहे थे। खासकर वो लड़की जिसका नाम चेन मीलिंग था, उसने एकदम नखरे दिखाते हुए नाक सिकोड़कर शिकायत की, उफ, इस हाई स्पीड ट्रेन में बैठकर तो मेरी कमर ही टूट गई। चलो जल्दी से कहीं खाना खाने चलते हैं, हम लोग तुम्हारे घर के पास ही कहीं खा लेंगे। मैंने हंसते हुए उसकी बात काटी। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही टेबल बुक कर रखी है। चलो, खाना खाने के बाद मैं तुम लोगों को उस जगह ले चलूंगा जो मैंने तुम्हारे रहने के लिए अरेंज की है। ये सुनते ही वो साला डिंग लेई मुझे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। उसकी आंखों में एकदम शक और घटियापन भरा हुआ था। शुएयान ने तो कहा था कि तेरे पास कोई नौकरी वोकरी नहीं है, कहीं तू हमें सड़क किनारे किसी सस्ते ढाबे या चाउमीन के ठेले पर ले जाकर टरकाने की तो नहीं सोच रहा? मैं पहले ही बता दूं, वो गंदे नाले के तेल में बना हुआ खाना मैं नहीं खाता। चेन मीलिंग ने भी अपनी आंखें घुमाई और एकदम घटियापन से मुंह बनाते हुए बोली, हाँ यार, मेरा पेट बहुत नाजुक है, मैं उन गंदे ठेले वालों का खाना बिल्कुल नहीं खा सकती। मेरी चचेरी बहन चेन शुयान को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उसे पता था कि इन दोनों क्लासमेट्स के घर में पैसा है और इन्हें अपना भौकाल दिखाने का शौक है। इसलिए उसने बात को संभालते हुए कहा, अब जब चेन फान ने पहले ही टेबल बुक कर ली है तो चलो आज वहीं एडजस्ट कर लेते हैं। डिंग लेई और चेन मीलिंग ने नाक बहुत सिकोड़ी और एकदम बेमन से मेरे पीछे पीछे चलने लगे। मैं सीधा उन्हें अपनी उस किराए वाली BMW के पास ले गया। हम 5 लोग कार में ठुस ठुस कर बैठे थे और वो साला डिंग लेई पीछे की सीट से ताने मार रहा था, यार ये किराए की गाड़ियों में स्पेस कितना कम होता है ना। मैंने एक मिस्ट्री वाली स्माइल दी और कहा, टेंशन मत वो दीदी, मैंने आजकल एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया है तो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा लिए हैं। भाई मैं तो एकदम सच बोल रहा था, 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को एक्स्ट्रा पैसे ही तो कहेंगे ना। पीछे बैठा डिंग लेई एकदम से ठहाका मारकर हंस पड़ा और घटिया ताना मारते हुए बोला, बिजनेस करके एक्स्ट्रा पैसे? कहीं तू पूरा दिन सड़क पर डिलीवरी बॉय बनकर पार्सल तो नहीं ढोता? 2-4 एक्स्ट्रा ऑर्डर मारकर दिहाड़ी कमा ली होगी। चेन शुयान से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो भड़कते हुए बोली, डिंग लेई, अगर तू थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखेगा तो मर नहीं जाएगा। जब डिंग लेई ने देखा कि चेन शुयान सच में भड़क गई है तो उसने बात घुमाने के लिए 2 बार खांसा, अरे मैंने इंटरनेट पर देखा था, पास में ही एक सस्ता होटल डिस्काउंट पर मिल रहा है, वो कम से कम किसी के बुक किए हुए बेसमेंट या चॉल से तो बेहतर ही होगा ना। लेकिन चेन शुयान ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसे मुझ पर पूरा भरोसा था। 20 मिनट बाद मैंने जोर से ब्रेक मारा
और अपनी उस खटारा BMW को एक एकदम महल जैसी भयंकर लग्जरी और पुरानी स्टाइल वाली बिल्डिंग के सामने रोक दिया। मैंने कैजुअल अंदाज में कहा, हम पहुंच गए, नीचे उतरो। चेन शुयान ने सामने लगे उस सोने जड़े हुए बड़े से बोर्ड को देखा और उसके तो होश ही उड़ गए। यिलोंग शुआन, चेन फान, तू पागल तो नहीं हो गया? यहाँ एक टाइम खाना खाने का बिल कितना आएगा तुझे पता भी है? डिंगलेई जैसे ही गाड़ी से उतरा और उसने ऊपर यिलोंग शुआन लिखा देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मेरी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे मैं कोई पागल हूं और जोर जोर से हंसते हुए मेरा मजाक उड़ाने लगा। चेन फान, साले तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू एक डिलीवरी करने वाला सड़क छाप भिखारी है और तू यहाँ अंदर खाना खाने जाएगा? तेरी जेब में इतने पैसे हैं कि यहाँ का सर्विस टैक्स भी भर सके। डिंगलेई की बकवास खत्म भी नहीं हुई थी कि यिलोंग शुआन का वो भारी नक्काशी वाला दरवाजा अंदर से झटके से खुला। वहां सूट बूट पहने रेस्टोरेंट का मैनेजर लू बिन हाई क्लास यूनिफॉर्म वाले 4 वेटर्स के साथ 100 मीटर की रेस लगाते हुए सीधा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने 90 डिग्री झुककर माथा टेका और इतनी जोर से चिल्लाया कि पूरी सड़क ने सुना। चेयरमैन चेन, फाइनली आप आ गए बॉस। आपके लिए VIP कमरा पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। मैंने लू बिन की तरफ अपनी पलक तक नहीं उठाई, बस हल्के से अपना सिर हिलाया और चेन शुयान की तरफ मुड़कर बोला, दीदी सामान यहीं छोड़ दो। वो हट्टे कट्टे वेटर्स तुरंत आगे आए और उन्होंने बड़ी सावधानी से हमारा सामान ऐसे पकड़ लिया जैसे किसी देश का खजाना उठा रहे हों। चेन शुयान तो वहीं पत्थर की मूर्ति बन गई और वो साले डिंगलेई और चेन मीलिंग का जबड़ा तो घुटनों तक लटक गया। जो लोग अभी 1 सेकंड पहले मेरा ये कहकर मजाक उड़ा रहे थे कि मैं ठेले पर खाने वाला भिखारी हूं, आज उनके सामने मैजिक सिटी के सबसे टॉप लेवल क्लब का मैनेजर मेरे सामने कुत्ते की तरह दुम हिला रहा था। ये भौकाल वाला पलटवार किसी रोलर कोस्टर की राइड से भी ज्यादा खतरनाक था। मैंने अपनी जेब में हाथ डाले और एकदम बॉस वाले स्वैग में यिलोंग शुआन के अंदर चला गया। चेन शुएयान जल्दी से भागकर मेरे पीछे आई और धीरे से फुसफुसाते हुए पूछा, चेन फान, ये सब क्या चल रहा है? वो तुम्हें चेयरमैन चेन क्यों बुला रहा है? टॉप फ्लोर पर सबसे लग्जरी एम्परर VIP रूम में पहुंचते ही वहां का शाही भौकाल देखकर चेन शुएयान और उन तीनों के तो होश ही उड़ गए। टेबल पर पहले से ही दुनिया के सबसे टॉप क्लास महकते हुए और गर्मा गर्म पकवानों की लाइन लगी हुई थी। एक खूबसूरत से यंग वेटर ने बड़ी इज्जत के साथ सोने की परत वाला मेन्यू कार्ड मुझे दिया। चेयरमैन चेन, ये मैनेजर लू ने खास आपके वेलकम के लिए तैयार करवाया है। क्या आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? मैंने वो मेन्यू कार्ड सीधा चेन शुएयान को पकड़ा दिया। दीदी जो पसंद हो ऑर्डर कर लो। चेन शुएयान ने जैसे ही मेन्यू खोला उसकी आंखें फटी रह गईं। सिर्फ एक सादी सी सब्जी की कीमत ही 10,000 रुपए से ज्यादा थी। डर के मारे उसने वो मेन्यू तुरंत डिंगलेई के हाथ में फेंक दिया। अब डिंगलेई और चेन मीलिंग का वो सारा घमंड और हवाबाजी जमीन में घुस चुकी थी। तभी वो वेटर बहुत सावधानी से 2 भयंकर लग्जरी पैकिंग वाली विदेशी शराब की बोतलें लेकर आई। चेयरमैन चेन, क्या इन बोतलों को अभी खोल दूं? डिंगलेई की आंखें बहुत तेज थीं। उसने 1 सेकंड में उस शराब का ब्रांड पहचान लिया। वो डर के मारे अपनी कुर्सी से सीधा उछल पड़ा और चीखने लगा, अरे साला, मैकलन लालिक, एक बोतल की कीमत 18 से 20 लाख रुपए है। चेन फान, तेरा दिमाग खराब है क्या? अगर ये खुल गई ना तो आज हम में से कोई भी जिंदा यहां से बाहर नहीं जा पाएगा। उसे लगा कि मैं बिना सोचे समझे बस हवाबाजी कर रहा हूं और अगर मैं बिल नहीं भर पाया तो हम सबकी यहां चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। तभी उस खूबसूरत वेटर ने एक हल्की सी स्माइल दी और उसकी मीठी आवाज किसी परमाणु बम की तरह गिरी। ये हमारे मैनेजर लू का प्राइवेट कलेक्शन है। ये 35 से 40 लाख की टॉप लेवल विदेशी शराब है जो मैनेजर साहब ने बॉस को फ्री में गिफ्ट की है। डिंगलेई का मन कर रहा था कि वो खुद के ही मुंह पर 2 जन्नाटेदार थप्पड़ जड़ ले। अभी कुछ मिनट पहले ही वो कार में मुझे डिलीवरी बॉय बोलकर मेरा मजाक उड़ा रहा था। आज सच में उसकी कुत्ते जैसी आंखें फूट गई थीं।